हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट हमारी जो अकाउंटिंग टर्म है वो है ड्राइंग्स। तो इट इज द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn from business by the proprietor for his personal purpose and it is deducted from the capital। देखिए, तो ड्राइंग क्या है? ड्राइंग वो अमाउंट होता है। देखिए, जब एक प्रोप्राइटर बिजनेस का जो ओनर होता है वो बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है या कैश को विड्रॉ करता है, तो जितने अमाउंट के गुड्स को विड्रॉ करेगा, है ना, वो अमाउंट क्या होगा? ड्राइंग्स होगी। या कैश निकालता है तो उतना कैश ड्राइंग्स माना जाएगा। अगर एक बिजनेस ओनर बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कैश निकालता है या कुछ अमाउंट की गुड्स को विड्रॉ करता है, और ये जो ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स का अमाउंट होता है, इसको कैपिटल में से माइनस किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ, लाइबिलिटीज। देखिए, लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? लाइबिलिटीज रेफर टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। ये बिजनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है ना। दीज डिनोट द अमाउंट विच अ बिजनेस ओज टू द अदर्स। देखिए, ये वो अमाउंट है जो बिजनेस ने दूसरों को देना है ना। ओज टू द अदर्स का मतलब हुआ बिजनेस ने जो अमाउंट दूसरों को पे करना है, जैसे लोन्स फ्रॉम बैंक और अदर पर्सन्स, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स सप्लाइड, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा। तो जो हमने बैंक से लोन लिया है बिजनेस ने, वो बिजनेस वापस करेगा बैंक को, या किसी अदर पर्सन से पैसे लिए हैं, या हमने गुड्स उधार में खरीदे हैं, है ना, तो क्रेडिटर्स को हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। बिल्स पेबल है या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है। ये सारी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। ओके। तो लाइबिलिटीज को क्लासिफाई किया गया है एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो इंटरनल लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज हैं? विच बिलोंग टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के ओनर से बिलोंग करती है वो क्या है? इंटरनल लाइबिलिटीज है। ठीक है। तो कैपिटल इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है। तो कैपिटल क्या है? हमारे लिए एक एग्जांपल है इंटरनल लाइबिलिटी का। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, और ये जो है वो ओनर है बिजनेस का। तो अब ओनर क्या करेगा बिजनेस में? जैसे 5 लाख रुपए ये इन्वेस्ट करता है, 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख कैश लगाया, यानी कि 5 लाख की कैपिटल लगाई है। तो ये किसका पैसा है? ये ओनर का है, ये बिजनेस का अपना पैसा नहीं है। तो बाद में जब बिजनेस बंद हो जाएगा, है ना, तो बिजनेस क्या करेगा? इस 5 लाख रुपए को ओनर को वापस करेगा। तो ये जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है ओनर के थ्रू, ये बिजनेस के लिए क्या है? ये इंटरनल लाइबिलिटी है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी विच बिलोंग टू द आउटसाइड पार्टीज। जो आउटसाइड पार्टी से बिलोंग करती है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जैसे लोन फ्रॉम बैंक, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स सप्लाइड। ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं। उसके बाद लाइबिलिटी को और भी क्लासिफाई यहाँ पे किया गया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं विच आर पेबल आफ्टर लॉन्ग पीरियड, यानी कि मोर देन 1 ईयर, जिसकी पेमेंट 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद की जाएगी, है ना। मोर देन 1 ईयर, दैट इज डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं, है ना। दूसरा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसकी पेमेंट विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर, है ना, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान की जाती है ना। विद इन 1 ईयर जो है वो हम क्या कर देंगे? लाइबिलिटीज को पे कर देंगे, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटीज है। दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं करंट लाइबिलिटीज के। ओके। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ बातें अभी बता देता हूँ साथ साथ में, है ना, जो मैंने पीछे भी आपको चीजें बताई हैं। ठीक है। कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कैपिटल, कैपिटल के बारे में, तो मैं आपको बैलेंसेस, इसके जो बैलेंसेस होते हैं साथ में ही बता देता हूँ, आप नोट भी कर लीजिए। जो कैपिटल होती है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, है ना, क्योंकि बाद में जो बिजनेस जो है वो ओनर को वापस करेगा कैपिटल, जो हमको बिजनेस जो अमाउंट किसी को पे करेगा, है ना, वो उसके लिए लाइबिलिटी होगी और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है।
फिलहाल कैपिटल को जो है वो लाइबिलिटी साइड में ही दिखाया जाता है और इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है। ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स ये वो अमाउंट है जो प्रोपराइटर ने विड्रॉ किया है, इसका बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। साथ में आप बैलेंसेस को भी लिखते जाइए, आपको इजी रहेगा। ठीक है। तो इसका बैलेंस ड्राइंग्स का डेबिट होता है। अच्छा, लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज है, जितना भी अमाउंट बिजनेस ने किसी को पे करना है, मैंने आपको बताया लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है। चाहे वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो या इंटरनल लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ये जितनी भी लाइबिलिटीज आपके पास यहाँ पे दिखाई गई हैं, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है। ओके, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज आल्सो बिकम करंट लाइबिलिटी इन द ईयर इन विच दे आर पेबल। ठीक है, तो वो करंट लाइबिलिटी बन जाती है। बाकी एक थर्ड टाइप है इसमें, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। देखिए, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है विच आर नॉट लाइबिलिटीज एट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में तो लाइबिलिटी नहीं है, बट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेशल कॉन्टीजेंसी, पर किसी स्पेशल कॉन्टीजेंसी, स्पेशल इवेंट के होने पर वो अराइज हो सकती है ना। तो ऐसी लाइबिलिटी को हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, जो अभी प्रेजेंट में तो लाइबिलिटी नहीं है बट इन नियर फ्यूचर वो बन सकती है। जैसे कि बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, केस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है। जैसे कोई मैं केस लड़ रहा हूं और इन केस अगर मैं 4 साल के बाद वो केस हार जाता हूं, तो मुझे जो है वो अमाउंट पे करना पड़ेगा, या मुझे कोई लॉस हो सकता है, मैं सब बोल सकता हूँ, है ना। कोई कोई केस मैं लड़ रहा हूँ और मेरी पेमेंट जो है वो मुझे किसी को पे करनी है। ठीक है। अगर 4 साल के बाद मैं केस हार जाता हूँ, तो अगर मुझे अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो लाइबिलिटी तो मेरी 4 साल के बाद बन रही है ना। पर करंट ईयर में एट प्रेजेंट वो लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है। सो केस कोई पेंडिंग कोर्ट में है ना। और गारंटी अंडरटेकर फॉर अ लोन या प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट पीरियड। ठीक है। जो प्रपोज डिविडेंड होता है करंट ईयर का, प्रपोज डिविडेंड जो होता है करंट ईयर का, वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है। ठीक है। तो ये मैंने आपको यहां तक बता दिया। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कि जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है स्टूडेंट्स, है ना, उसको टोटल लाइबिलिटीज में यानी कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। ठीक है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को हमेशा जो है वो टोटल लाइबिलिटीज में ऐड नहीं किया जाएगा, है ना, पर उसको एक फुट नोट, एज अ फुट नोट हम जो है वो शो करेंगे बैलेंस शीट के नीचे। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा ये कैसे होगी चीजें। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, साथ में आप बैलेंसेस भी लिखते जाइए। ओके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ और बातें दी गई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज इन केस ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये स्टूडेंट्स आपको अभी +2 में काम आएगा ये चीज आपको, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की गई है लाइबिलिटीज की। पहला है करंट लाइबिलिटीज। A liability is classified as a current if it satisfy any one of the following criteria। ठीक है। किसी एक क्राइटेरिया को अगर सेटिस्फाई करती है तो करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी। एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, है ना। जो भी कंपनी का नॉर्मल नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान सेटल हो जाती है तो वो करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी, है ना। और ड्यू टू सेटल विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो भी हमारी डेट ऑफ बैलेंस शीट है ना, वहां से लेकर के विद इन 12 मंथ्स अगर वो सेटल हो जाती है तो करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी वो अमाउंट। और हेल्ड प्रिविलरी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, और देयर इज अ नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो ये सारा कोई भी एक क्राइटेरिया अगर किसी भी एक क्राइटेरिया में लाइबिलिटी आती है तो करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी इन केस ऑफ कंपनी। ठीक है। फिलहाल आपको ये चीज +1 में अभी नहीं पढ़नी होगी। ठीक है। ये चीज आप +2 में पढ़ेंगे। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, दोज लाइबिलिटी विच आर नॉट करंट लाइबिलिटी, जो करंट लाइबिलिटी नहीं है वो क्या है, वो आपकी नॉन करंट है। यहाँ पे लिखा भी गया है कंपनी अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस +2, तो ये +2 क्लास का टॉपिक है। फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया। अब इस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना क्लासिफिकेशन। ये ऊपर वाला जो पार्ट है लाइबिलिटी का, ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ फुटनोट तक। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है 9th, वो है एसेट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है। जितनी भी एसेट्स हैं उनका बैलेंस होता है डेबिट। तो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू द बिजनेस। ठीक है।
कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट, गुडविल आर एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स जो होती हैं वो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो बिजनेस से बिलोंग करती हैं। इनके थ्रू ही बिजनेस को जो है वो रन किया जाता है, बिजनेस को चलाया जाता है, ठीक है। तो इन सब का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पे एसेट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। एसेट्स आर वैल्यूएबल आइटम्स, एसेट्स आर ओन्ड बाय द बिजनेस, दे आर हेल्पफुल फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर हमने बिजनेस को स्मूथली रन करना है तो बिजनेस ये जो एसेट्स होती है हमारी हेल्पफुल होती है हमारे लिए। तो एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन डिफरेंट बेसिस। देखिए एसेट्स को क्लासिफाई किया गया है और मैंने आपको बता दिया जितने भी एसेट्स हैं उन सब का बैलेंस डेबिट होता है। देखिए नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held for long term use in the business with the purpose of producing goods or rendering services to earn revenue। देखिए नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, जिनका यूज हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, लंबे टाइम के लिए करेंगे, बिजनेस को रन करने के लिए, है ना। विद द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, अगर हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है, सर्विसेज रेंडर करनी है, सर्विसेज देनी है ना, ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, हम रेवेन्यू को अर्न करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट आती है। दीज एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। देखिए ये जो एसेट्स होती है ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं है ना। इनका यूज करेंगे हम किसके लिए, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए फिक्स्ड एसेट का यूज किया जाएगा। फिक्स्ड एसेट जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एटसेट्रा। टेंजिबल एसेट्स, these assets are the ones having physical existence। देखिए टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। दे कैन बी सीन और टच, उनको छुआ जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर गुड्स, है ना, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट देयर पोसेशन गिव्स राइज टू सम राइट्स and benefits to the owner। they cannot be seen, देखिए इनको छुआ नहीं जा सकता, इनको देखा नहीं जा सकता, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, माइनिंग राइट्स, कॉपी राइट्स, है ना, ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आइटम है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल or which could be converted into cash within 1 year। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विद इन 1 ईयर, ठीक है, जिसको या तो सेल किया जा सकता है या कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन 1 ईयर। करंट एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज अ फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट्स, ठीक है, ये इसके और भी नाम है, जैसे कि कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी हमारी करंट एसेट्स हैं और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। तो फिर से आपको बता देता हूँ, ये वो एसेट्स होती हैं जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स, दे आर ऑल्सो टर्म एज ये नॉमिनल एसेट्स हैं, इनको नॉमिनल एसेट्स बोलते हैं। दीज एसेट्स, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है। दे आर ट्रीटेड एसेट्स ऑन टेक्निकल ग्राउंड ओनली, दे आर द एक्सपेंडिचर और लॉसेस, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर या लॉसेस हो सकते हैं जिसको बैलेंस शीट में हम शो करेंगे टिल दे आर नॉट कंप्लीटली रिटन ऑफ इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब तक कि उसको कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं कर देते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तब तक उसके बैलेंस को कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फर्म्स deferred revenue expenditure such as heavy advertisement expenditure is considered as fictitious assets, ठीक है, ये fictitious assets है, इसका एग्जांपल इसने दे दिया है यहाँ पे deferred revenue expenditure, ठीक है, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के बारे में बताया गया है।
ये कंपनी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, है ना, कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। करंट एसेट्स, एन एसेट इज क्लासिफाई एज अ करंट इफ इट सेटिस्फाई एनी अदर फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखिए कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कोई भी एसेट अगर एक भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है तो वो करंट मानी जाएगी। दे आर एक्सपेक्टेड और टू बी रियलाइज्ड, है ना, जिसकी रियलाइजेशन, है ना, या जिसकी जो सेल है, कंजम्पशन है, वो कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाए, है ना। दे आर हेल्ड primarily for the purpose of being traded. They are expected to be realized within 12 months from the after the reporting date, है ना, and they are cash or cash equivalent unless they are restricted from being exchanged or used to settle liability for at least 12 months after the reporting date। ठीक है। ये कोई भी एक क्राइटेरिया के अंदर अगर एसेट आ जाता है, कोई एसेट, तो वो करंट एसेट माना जाएगा कंपनी के लिए। ठीक है। दूसरा नॉन करंट एसेट्स, जो कि नॉन करंट एसेट वो एसेट है जो कि करंट एसेट नहीं है। तो ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम, ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम होता है इसके बीच का, टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट और प्रोसेसिंग एंड द रियलाइजेशन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। If the normal operating cycle cannot be identified, it is assumed to have a duration of 12 months। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया है आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है उसके बारे में। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा एसेट्स के बारे में। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ाया, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट इन केस ऑफ कंपनी, ये +1 के सिलेबस का नहीं है, ये +2 के सिलेबस का है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको 9th टर्म बता दी एसेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीट्स क्या होती है, ये 10th टर्म है। रिसीट का मतलब है वो अमाउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर के दौरान, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जो अमाउंट रिसीव किया है ना, वो रिसीट है। और जो रिसीट होती है वो दो टाइप की होती है, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। तो कैपिटल रिसीट refers to those receipts that imply an increase in liabilities or a reduction in value of asset, that is capital contribution from proprietors, investors, partners, amount received as a loan, proceeds from sale of an asset, capital receipt are reflected in the balance sheet। ठीक है, देखिए जो कैपिटल रिसीट होती है ये वो रिसीट होती है जिससे हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है और हमारी एसेट कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि प्रोप्राइटर्स ने, बिजनेस के प्रोप्राइटर ने कैपिटल की कंट्रीब्यूशन की, जो इन्वेस्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उन्होंने जो है अमाउंट लगाया है बिजनेस में, है ना, और अमाउंट रिसीव्ड हमने एज ए लोन अमाउंट हमने रिसीव किया है, या हमने किसी एसेट को सेल किया है, उससे हमें जो भी इनकम हो रही है, जो अमाउंट हो रहा है रिसीव, वो कैपिटल रिसीट मानी जाएगी। ठीक है, किसी एसेट को सेल करने के बाद, है ना, अगर हमको कोई अमाउंट रिसीव होता है तो वो कैपिटल रिसीट है। और कैपिटल रिसीट को जो है वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट किया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट है। सो दोज रिसीट दैट आर ऑब्टेन्ड थ्रू द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, है ना, दैट इज प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा। रिसीट्स, दोज रिसीट्स दैट आर ऑब्टेन्ड थ्रू द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। देखिए जो बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, गुड्स को सेल किया, है ना, गुड्स को सेल किया, सर्विसेज को रेंडर किया, या कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव किया, ठीक है, उनके थ्रू जो हमको अमाउंट रिसीव हुआ है बिजनेस की एक्टिविटीज से, वो रेवेन्यू रिसीट मानी जाती है। और रेवेन्यू रिसीट को जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 11th टर्म एक्सपेंडिचर, एनी डिस्पर्समेंट ऑफ कैश, है ना, जैसे कैश में हमने पेमेंट किया, कैश को डिस्पर्स किया, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर दोज पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट। ठीक है, एसेट को एक्वायर करने के लिए, गुड्स को एक्वायर करने के लिए, सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए हमने किसी लायबिलिटी को इनकर्ड किया है ना, हमने कोई लायबिलिटी क्रिएट की है, मतलब हमने कोई लायबिलिटी पे की है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, खर्चा माना जाएगा, वो हमारा एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है,
किसी एसेट को, किसी गुड्स को, किसी सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए हमने जो भी खर्चा किया है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, कोई लायबिलिटी इनकर्ड की है, तो वो एक्सपेंडिचर माना जाएगा। एक्सपेंडिचर का मतलब है इट इज मीन दैट एन एक्सपेंडिचर इज अ पेमेंट और बेनिफिट रिसीव्ड। किसी बेनिफिट को रिसीव करने के लिए हमने जो खर्चा किया वो एक्सपेंडिचर है। जो हमने अमाउंट पे किया वो क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर है किसी बेनिफिट को रिसीव करने के लिए। तो जो एक्सपेंडिचर होता है वो 3 टाइप का होता है, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, तो पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए जो भी खर्चा हमने किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, हमने बिल्डिंग को परचेज किया, हमने मशीन को इंस्टॉलेशन की, मशीनरी की इंस्टॉलेशन की, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा रेवेन्यू, एनी एक्सपेंडिचर हुज फुल बेनिफिट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कोई भी हमारा जो खर्चा है जिसका फुल बेनिफिट हमको अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हो जाता है, जिसका जो बेनिफिट है हम अकाउंटिंग पीरियड के दौरान रिसीव कर लेते हैं, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इट इज डेबिटेड, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। कोई भी हमने सैलरी की पेमेंट की, रेंट की पेमेंट की। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजनेस कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, जो हमने अभी दो एक्सपेंस पढ़े उनके बीच का अंतर। तो बिजनेस ड्राइव्स प्रॉफिट फ्रॉम द कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ ओवर अ ईयर, यानी कि 12 मंथ्स। ठीक है, तो बिजनेस को जो प्रॉफिट ड्राइव होता है, बेनिफिट आता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से आता है नॉर्मली, है ना। ठीक है, और दूसरा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका जो बेनिफिट हमको होता है वो मैक्सिमम मतलब 1 साल के लिए होता है। ठीक है, और जो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो हमको बेनिफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो लंबे टाइम के लिए होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट हमको मिलेगा वो 1 साल के लिए मिलेगा, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट होता है वो लंबे टाइम के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। दैट इज परचेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड एसेट्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, है ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मेड फॉर पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा हमने किया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दैट इज रेवेन्यू एंड एफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, रेगुलर जो हमने रेगुलर एंड एफिशिएंट मेंटेनेंस की फिक्स्ड एसेट की। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन किया, जो खर्चा किया उसकी मेंटेनेंस में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द बैलेंस शीट। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके ट्रीटमेंट को, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो आई होप आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा और इसके बीच का डिफरेंस भी पता लग गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है deferred revenue expenditure, any expenditure which is basically in the nature of revenue expenditure। ठीक है, देखिए कोई भी ऐसा खर्चा जो बेसिकली किस नेचर का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का है। ठीक है, रेवेन्यू नेचर का है, बट जिसका बेनिफिट आपको 3 से 7 साल तक मिल सकता है। ठीक है, उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। दैट इज हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च करना है मार्केट में, उसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है। ठीक है, तो वो कैसा खर्चा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, होल अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ करंट ईयर। ठीक है, क्योंकि उसका जो सारा का सारा जो खर्चा है वो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया जा सकता, बट स्प्रेड ओवर द ईयर्स फॉर विच द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू लास्ट। ठीक है, जो भी उसका जो भी बेनिफिट होगा
उसको क्या किया जाएगा, स्प्रेड किया जाएगा, वो मैं आपको नीचे बता दूंगा, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कैसे। सो ओनली अ पार्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज रिटन ऑफ, ठीक है, सिर्फ एक पार्ट जो होगा वो राइट ऑफ किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हर साल, एंड और जो अनरिटन पार्ट है जिसको हमने राइट ऑफ नहीं किया होगा उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो कर देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ 2 लाख, देखिए 2 लाख का एक बहुत बड़ा अमाउंट किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया गया है और उसका फायदा हमको 5 साल तक मिलेगा, ठीक है, इस 2 लाख का फायदा 5 साल तक मिलेगा, ठीक है। तो हेंस 40,000 विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईच एंड एवरी ईयर अप टू 5 कॉन्सिक्वेंटेड ईयर, ठीक है। तो हर साल है ना, 5 सालों तक, लगातार 5 सालों तक हर साल जो है हम एक एक साल में कितना 40,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते जाएंगे, ठीक है। और एंड द अमाउंट शोन ऑन दी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इन द फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट में 1,60,000 हम शो कर देंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए 2 लाख की हमारी टोटल एडवर्टाइजमेंट की ये कॉस्ट है, तो इसका बेनिफिट मुझे 5 सालों के लिए मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, तो एक साल में लगभग 40,000 का खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो 40,000 का ये जो अमाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 40,000 शो कर देंगे। बाकी का जो 1,60,000 बच जाता है वो फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट में हम 1,60,000 शो कर देंगे। नेक्स्ट ईयर में 1,20,000 शो करेंगे, है ना। थर्ड ईयर में 80,000 शो करेंगे और फोर्थ ईयर में 40,000 शो करेंगे, ठीक है, कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हर साल 40,000 वहां पे डेबिट होता जाएगा और 40,000 जो है यहाँ पे घटता जाएगा, ठीक है। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा एक्सपेंडिचर के बारे में, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारी 12th आइटम है एक्सपेंस। इट इज द अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है। इट इज द अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, गुड्स को बेचने खरीदने, ठीक है, सॉरी, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और गुड्स को और सर्विसेज को सेल करने के लिए जो भी अमाउंट हमको स्पेंड करना पड़ेगा उस वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स की जो कॉस्ट है, परचेज रॉ मटेरियल परचेज किया, सैलरी की पेमेंट की, वेजेस पे की, ये एक्सपेंसेस के एग्जांपल है। और एक्सपेंसेस को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, जो हमारी रेवेन्यू है ना, उसमें से हम अपनी इनकम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है इनकम। अब इनकम क्या होती है, देखिए इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, तो रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो इनकम है, ठीक है। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज इनकम, जब हमारा रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो डिफरेंस क्या होगा, इनकम होगा। जैसे द कॉस्ट अमाउंटिंग टू 2 लाख इज द एक्सपेंस, ठीक है। जो हमारा खर्चा है वो कितना है, 2 लाख है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू 50 लाख इज इनकम, सॉरी 50,000 इन द इनकम। इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फॉलो, देखिए यहाँ पे कुछ बात दी गई है, ध्यान से मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि गुड्स की कॉस्ट है 2 लाख रुपए और गुड्स को बेचा जा रहा है 2,50,000 में, है ना। मैंने सीधे नीचे लाइन में बता दिया आपको, मैंने शायद ये वाली लाइन अभी नहीं पढ़ी थी कि यहाँ पे दिया गया है कि गुड्स की कॉस्ट है 2 लाख पे 2 लाख रुपए और सेल कितनी है 2,50,000, जो हमारी सेल है वो हमारी रेवेन्यू हो गई और ये जो हमारी कॉस्ट है ये हमारा एक्सपेंस हो गया। तो रेवेन्यू में से यानी कि सेल में से जब कॉस्ट को माइनस किया जाएगा तो इनकम आपके पास आ जाएगी, ओके। तो 2,50,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 50,000, तो ये 50,000 हमारी इनकम है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये इनकम कैसे मैंने निकाली, फॉर्मूला दिया गया है। आई होप इसको आप एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट है 14th, प्रॉफिट। Profit refers to the net return received by a business upon undertaking an activity and meeting all operating expenses during its operating cycle. तो प्रॉफिट क्या है, ये नेट रिटर्न है जो बिजनेस रिसीव करता है, ठीक है, जो बिजनेस रिसीव करता है अपॉन अंडरटेकिंग एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को अंडरटेक करके, ठीक है,
एंड मीटिंग ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमने सेल किया उसमें से, है ना, जितने भी हमारे सारे खर्चों को लेस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बच रहा है, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद जो भी हमारे पास पैसा बच रहा है, वो नेट रिटर्न प्रॉफिट है। ठीक है, आई होप आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, खर्च सेल किया, सेल करने के बाद जो भी हमारी एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उनको हमने माइनस किया, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये तो था प्रॉफिट। नेक्स्ट है 15th आइटम, गेन। गेन क्या है? ये एक मॉनिटरी प्रॉफिट है। गेन मॉनिटरी प्रॉफिट है। इट इज अ मॉनिटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन से हमको हुआ है, और ग्रुपिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक मशीन है 8 लाख की, इसको हमने बेच दिया 8,50,000 में, तो हमको 50,000 का क्या हो गया? हमको 50,000 का गेन हो गया। ठीक है, गेन में भी, गेन जो होता है वो कैपिटल नेचर का भी होता है और रेवेन्यू नेचर का भी होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉफिट और गेन में थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया गया है ना, कि मशीन की कॉस्ट 8 लाख थी, 850 में इसको बेचा तो 50,000 हमारा गेन है। ठीक है, और प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। ये 15 आइटम्स मैंने 15 तक यहाँ पे आपको करवा दिया, और उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।